नई पेंशन स्कीम है, आप ज्यादा पेंशन चाहते हैं, उसको आप ऑप्ट करें कि नहीं करें। तारीख बढ़ गई है लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी बहुत बड़ा है, तो उसी कंफ्यूजन को आज सुलझाने की कोशिश। आगे बढ़ूं, अपने मेहमानों से बात करूं उससे पहले बहुत सारे यंगस्टर ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें करना है। तो भाई 1 सितंबर 2014 के पहले अगर आपका ईपीएफओ अकाउंट खुल गया था, आप नौकरी कर रहे थे, ईपीएफओ के मेंबर थे, तभी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बने, उसके बाद आपकी सर्विस शुरू हुई, आपके लिए नहीं है। और जो लोग उस डेट के पहले रिटायर भी कर गए थे, ये उनके लिए भी नहीं है। तो अब यहां पर एक सवाल है शरद जी, वो ये कि जो लोग रिटायर हो गए, मतलब इस डेट के बाद, अब ये आगे है, इस डेट के बाद रिटायर हुए हैं, तो क्या और वो चाहते हैं कि उन्हें हायर पेंशन मिले या नई पेंशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद अप्रोच करना होगा ईपीएफओ को या उनकी कंपनी उनके पास आएगी, क्या होगा उनका? मेरे हिसाब से जो लोग विपिन रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ऐसा मेरा मानना है। हालांकि देखिए, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, जब तक इसके एसओपी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं आता है, तब तक हम इसको एज एन एक्सपर्ट अटकलें लगा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए एम्प्लॉयर का करस्पॉन्डिंग उसमें रिजॉइंडर देना जरूरी नहीं होगा, वो लोग इसको खुद कर पाएंगे। और उसके बाद विपिन, मैं आपने जो ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठाया था, वो बहुत जरूरी सवाल ये था कि क्या वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं या ये किनके लिए है, मतलब जो लोग अभी अपनी एम्प्लॉयमेंट की मिड में है या जो लोग रिटायर होने वाले हैं, किसको ऑप्ट करना चाहिए? पहले तो ज्यादा बड़ा सवाल ये भी उठता है मेरे हिसाब से, जो लोग अभी कैरियर जिन्होंने शुरू किया है या अभी जिनको नौकरी करते कुछ साल हुए हैं। देखिए, प्रोविडेंट फंड हम सब जानते हैं आपको, और हमने कोविड में ये देखा कि लोगों ने प्रोविडेंट फंड में किस प्रकार, जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहली नजर एक सैलरी वाले की प्रोविडेंट फंड के पैसे पे जाती है। और आपको तो लमसम जरूरत है। और आप जो अभी अंशुल से पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या इसमें इन एंड आउट का ऑप्शन होगा, तो ये मैं यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो मैं बोल रहा हूं, और अंशुल ने भी कहा, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि एक दफे आपने एन्युटी कर दिया, क्योंकि प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी क्या करती है, जो पीएफ का इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म है, जैसे ही आप ऑप्ट करते हैं वो उसको एलोकेट कर देते हैं। तो आप अगर एन्युटी से बाहर आने की ऑप्शन आपके पास नहीं होती है, तो एक दफे आपने पेंशन ऑप्ट कर दी, तो आप कहें कल को मुझे मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, या मुझे तो कोई शादी ब्याह घर में आ गया उसके लिए पैसा चाहिए, या हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, मुझे लग रहा है इसीलिए जो लोग जिनका अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है उनको बहुत सोच समझ के ये ऑप्शन लेनी चाहिए। क्योंकि एक दफे एन्युटी हो गई तो फिर आपको एग्जिट ऑप्शन आसानी से नहीं मिलने वाली है। हाँ, जो लोग रिटायर होने वाले हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेहनत करके ही वो एक अच्छी खासी पेंशन अपने लिए हर महीने जनरेट कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड के माध्यम से। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं विपिन, आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर यंग लोगों के आ रहे हैं, जो 35-40 साल जिनकी एज है, जिनकी अभी जॉब को 10-15 साल हुए हैं और रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। तो ये एक स्पष्टीकरण मैं समझता हूं सबके लिए समझना बहुत ही जरूरी है विपिन। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपका बड़ा कॉर्पस जो है लॉक हो जाएगा आपकी पेंशन के लिए। तो जिन जिन अलग अलग मदों में आप निकाल सकते हैं पैसा ईपीएफओ से, वो आप नहीं निकाल पाएंगे, वो हिस्सा छोटा होगा। तो बिल्कुल सही विश्लेषण यहाँ पर शरद जी हमारे एक्सपर्ट वो दे रहे हैं। अब एक, क्योंकि समय मेरा लगभग समाप्त होने को, अंशुल जी, इस पर अभी तो 3 मई तक तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन जो ये सारे सवाल हमने आज उठाए जो हमारे मन में, इन पे स्पष्टीकरण कब तक मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करें हम? जी देखिए, आपने एकदम सही, ये प्रश्न एकदम वाजिब है, क्योंकि जजमेंट जब से आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तब से ये तीसरा या चौथा सर्कुलर हम देख रहे हैं, और हर बार उसमें कोई स्पष्टीकरण अपनी जगह पे आता रहता है भविष्य निधि संगठन की ओर से। और जहां तक मेरा मानना है, बहुत सी क्लैरिफिकेशंस आने बाकी हैं, स्पष्टीकरण आने बाकी हैं मेंबर्स के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें उस फैसले में सुनाई गई थी, बताई गई थी, जिन पे शायद अभी तक अमल नहीं किया गया है उन सर्कुलर्स के द्वारा। स्पेशली अगर आप देखें तो वो फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म में आप अपना ऑप्शन देंगे, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को देंगे एज एन एग्जिस्टिंग मेंबर, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो पुराना सर्कुलर आप देखेंगे, फरवरी का जो सर्कुलर आया था, उसमें भी ये चीज निकल के सामने आती है, जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, उन पे भी निर्भर करता है वो किस तरह का फॉर्मेट बना के दे सकते हैं। तो पहली बात कि वो फॉर्मूला क्या रहेगा, कि आप कितने समय पहले जाके किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशनल दे सकते हैं। 1.16% का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर कोई और क्लैरिफिकेशन है, और जो आप एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज की डेट में अभी अभी नौकरी जिन्होंने करनी शुरू की थी, जो मेंबर्स आज की डेट में हैं,
और एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जी। इस बात को पहले सोच समझ के उसके आबादी बढ़ना, केवल इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर आ रहे हैं, आपकी संस्था आपके पास आ रही है कहने के लिए कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, मत कीजिए। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं।